कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ये वही कांग्रेस है जिसके प्रचार और प्रसार के परिणाम स्वरूप 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज हम लोग उसी कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। उस कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे, उनकी अध्यक्षता किन व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, उनमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हुई थी, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे इस लेक्चर को आगे ले जाने से पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द ओवरव्यू में, और मैं हूँ ज्योति राठौर। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जानिएगा कि कौन कौन से प्रमुख अधिवेशन है जो कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं। तो चलिए, 1885 में बम्बई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें टोटल 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसके बाद 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था, साथ ही साथ इसमें गार्डन टी पार्टी भी दी गई थी। ठीक है, गार्डन टी पार्टी जिसे डफरिन ने दिया था वो इसी अधिवेशन में दी गई थी। इसके बाद 1887 में मद्रास में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये 1887 का जो मद्रास अधिवेशन है वो पहला अधिवेशन है जिसमें किसी मुस्लिम व्यक्ति ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इसमें सरकारी नीतियों की आलोचना शुरू हो गई थी। ठीक है, सरकारी नीतियों की आलोचना, ठीक है, सरकारी नीतियों की आलोचना शुरू हुई थी आपके मद्रास अधिवेशन में। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें पहली बार भारतीय भाषा में भाषण भी दिया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। ये पहले अंग्रेज और पहले क्रिश्चियन व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद अधिवेशन की। इसमें अंग्रेजों के द्वारा इस अधिवेशन का विरोध किया गया था, लेकिन अंग्रेज अकेले नहीं थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन का विरोध किया था। उनके अलावा 2 व्यक्ति और थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। उसमें सबसे पहले हैं सर सैयद अहमद खां। ठीक है, पहले व्यक्ति हैं सर सैयद अहमद खां, और इनके अलावा है शिव प्रसाद सितार ए हिंद। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं सर सैयद अहमद खां, शिव प्रसाद सितार ए हिंद, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन के विरोध किया था। इसके अलावा यही वो अधिवेशन है जिसमें डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की सभा कहा है। ठीक है, आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की सभा कौन से अधिवेशन में किसके द्वारा कही गई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको मैं बता देती हूँ कि इलाहाबाद अधिवेशन था 1888 का, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले कर रहे थे। और इसी में उस टाइम के जो वाइसराय थे उन्होंने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक सभा कांग्रेस को। ठीक है, इसके बाद 1991 में नागपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू जी करते हैं। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में नेशनल शब्द इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जो नेशनल शब्द कांग्रेस को मिला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो आनंद चार्लू जी की अध्यक्षता में 1991 के नागपुर अधिवेशन में दिया गया था। इसके बाद 1896 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्षता की गई थी रहमतुल्लाह एम साइनी जी के द्वारा, और इसी अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है वो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह जी ने की है उसके द्वारा उसमें। ठीक है, 1905 में बनारस अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था बनारस अधिवेशन में। यहाँ मैं नोट कर देती हूँ, इसका विरोध किया गया था। इसके बाद 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में दोबारा अधिवेशन होता है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें स्वराज को कांग्रेस के द्वारा अपना लिया गया था। ठीक है, स्वराज अपना लिया गया था। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिल गया था। ठीक है, पहली चीज़ क्या हुई थी, पहले तो स्वराज अपना लिया गया था, और दूसरा स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दे दिया गया था कांग्रेस के द्वारा 1906 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी।
इसके बाद 1907 का सूरत अधिवेशन आता है, सूरत स्प्लिट आता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। ठीक है, रास बिहारी घोष जी ने जिसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें उदारवादी और अनुदारवादी का विघटन हो गया था। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पर दो भागों में बढ़ जाती है, एक है उदारवादी दल और एक है आपका अनुदारवादी दल। ठीक है, कौन से दल हैं, उदारवादी दल और अनुदारवादी दल। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1911 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित BN धर ने की थी और ये आपके कलकत्ता में हुआ था। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ मैं आपके लिए नोट कर देती हूँ ये पूरा लाके, यहाँ पर जनगण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, जनगण मन गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जिसको लिखा भी उन्होंने ही है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन को यहाँ पे पहली बार गाया था। नेक्स्ट चलते हैं, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इस अधिवेशन में क्या होता है, पहले तो कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय हो जाता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाती है। दूसरी चीज़ इसमें ये और होती है कि कांग्रेस जो दो भागों में बटी थी वो फिर से एक हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, उदारवादी और अनुदारवादी दोनों एक हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लखनऊ पैक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि लखनऊ पैक्ट कौन सी सन में हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट, जिसकी अध्यक्षता मजूमदार जी ने की थी। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का विलय हो गया था, साथ ही साथ उदारवादी और अनुदारवादियों का भी इसमें विलय हो चुका था। इसके बाद 1917 का अधिवेशन आता है। 1917 की अध्यक्षता जो की गई थी वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी कलकत्ता में। जो ये अधिवेशन था, इसमें प्रथम बार महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, इसके बाद आता है 1920 का नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे पहले तो जो असहयोग आंदोलन था उसको कांग्रेस का समर्थन मिल गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन। ठीक है, इसके बाद 1923 का काकीनाडा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। इसमें खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, खादी बोर्ड की स्थापना। ठीक है, 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में मौलाना मोहम्मद अली की अध्यक्षता में खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी, यानी कि खादी बोर्ड स्थापित हुआ था। इसके बाद 1924 की तरफ चलते हैं। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अगला, वो बेलगांव में होता है। कहाँ होता है, बेलगांव में। और इसमें अध्यक्ष थे जो वो थे महात्मा गांधी। तो ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि वो कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, वो था आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1925 में कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। और ये जो अधिवेशन है, इसमें प्रथम भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहली महिला जो 1917 में अधिवेशन किया था, जिनके द्वारा अध्यक्षता की थी जिस अधिवेशन की, वो थी एनी बेसेंट, और ये प्रथम महिला थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात आती है तो एनी बेसेंट को हम चुनते हैं क्योंकि वही पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला की अध्यक्षता की बात आती है तो हम 1925 का कानपुर अधिवेशन चुनेंगे, जिसमें सरोजनी नायडू जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, और ये पहली भारतीय महिला है। ठीक है, अगर पहली भारतीय महिला की बात आती है तो सरोजनी नायडू, पहली महिला की बात आती है तो एनी बेसेंट जी। इसके बाद 1926 में गुवाहाटी में हमारा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अयंगर जी ने की थी।
इस अधिवेशन में खादी को कांग्रेसियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, खादी को अनिवार्य किया गया। खादी बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके मौलाना मोहम्मद अली के टाइम पे खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। अनिवार्य उसको खादी को कर दिया गया था गुवाहाटी आपके अधिवेशन में। इसके बाद 1929 का अधिवेशन आता है, जिसे लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है, जो कि लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज को अपना लिया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज को अपनाया गया था। साथ ही साथ 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो आपके लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज को अपनाया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन आता है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और इसमें मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? मौलिक अधिकारों को। ठीक है, इसके बाद 1937 में चलते हैं, जिसमें फैजपुर अधिवेशन हुआ था। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये पहला अधिवेशन था जहाँ पर कांग्रेस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक गई थी। तो पहला ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था। ठीक है, अभी तक जितने भी अधिवेशन हो रहे थे वो गांव में नहीं हुए थे। फैजपुर अधिवेशन से कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना कदम रखा और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1939 में आता है त्रिपुरी अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। इसे त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कभी त्रिपुरी संकट भी आपको दिख जाता है तो वही ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे त्रिपुरी अधिवेशन हो या त्रिपुरी संकट हो। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, जिन्होंने पट्टामी सीतारमैया जी को हरा दिया था इलेक्शंस में। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ कारणों के कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की कमान संभाली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, त्रिपुरी संकट जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिन्होंने पट्टामी सीतारमैया जी को हराकर अध्यक्ष बने थे, लेकिन कुछ कारणवश इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो ये कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं। इनके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि 1930, 1935, 1941 से लेके 45 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं दादा भाई नौरोजी ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता की है। ठीक है, तो ये कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन है जिसको हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और नहीं भी अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा कि किन कारणों की वजह से आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।